ठंड में 3 जुगाड़ू बहू का घने जंगल में गुजारा। तो क्या अब हमें ये घर भी खाली करना पड़ेगा? 3 बहू और 2 बच्चों को लेकर आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? माँ जी, आपके बेटों की वजह से घर व्यापार सब कुछ नीलाम हो चुका है। शहर में हमारी बदनामी हुई वो अलग। अब ना तो हमारे पास पैसे बचे और ना ही इज्जत। माँ जी, आपने बताया था कि हमारा गांव में भी एक घर है, तो क्या हम वहाँ पर जाकर नहीं रह सकते? तुझे क्या लगता है बहू, मैंने कोशिश नहीं की होगी? बच्चों ने गांव की जमीन भी बेच दी है, और जब से गांव वालों को पता चला है कि नकली दवाइयों के चक्कर में तीनों भाई जेल में हैं, तब से तो कोई भी हमसे किसी तरह का नाता नहीं रखना चाहता। हाँ माँ जी, इनके भी जितने दोस्त थे सभी ने फोन तक उठाने बंद कर दिए हैं। अब हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि इस शहर में तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए हैं। अब तो कोई किराए पर मकान भी नहीं देगा। निर्मला जी 3 बेटों की माँ थी, जिनका दवाइयों का बहुत बड़ा और नामी व्यापार था। उनके बेटों ने विदेशी व्यापारी के साथ एक डील साइन की थी, जिसके बाद वो विदेशी व्यापारी उनके बेटे की कंपनी के नाम से नकली दवाइयां बाजार में बेच रहा था, जिसकी वजह से कई मौतें हो गई थी। और अब निर्मला जी के 3 बेटे जेल की सलाखों के पीछे थे। घर, दुकान, सब कुछ नीलाम हो चुका था। निर्मला जी अपनी बहुओं से बैठकर बात कर ही रही थी कि तभी सरकारी दफ्तर से एक लिफाफा आता है। निर्मला देवी के नाम का सरकारी वारंट आया है। माँ जी, हमें आज ही घर खाली करना होगा, वरना हम पर सरकारी कार्रवाई होगी। लेकिन आज के आज हम जाएंगे कहाँ? जंगल में, क्योंकि शहर से लेकर गांव तक हमारे लिए कोई जगह, कोई ठिकाना नहीं बचा है। बहू, तेरा दिमाग ठिकाने पर है? जनवरी की सर्दी पड़ रही है और तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं। इन्हीं लेकर हम जंगल में भटकेंगे? तो फिर आप ही बताओ, माँ जी कहाँ जाएंगे? आपके पास है कोई सुझाव? सभी जल्दी जल्दी अपना सामान बांध लो, हमें आज ही निकलना है। अब मैं तुम लोगों से भी क्या ही कह सकती हूँ। सब कुछ मेरे बेटों की गलती है, जिससे मुझे बुढ़ापे में और तुम लोगों को जवानी में भुगतना पड़ रहा है। चलो, सब अपना अपना सामान बांधो, आज ही निकलते हैं। इसके बाद निर्मला जी अपनी 3 बहू और दोनों बच्चों के साथ कुछ जरूरी कपड़े, सर्दी में ढकने के लिए पतली पतली शॉल और कुछ बोरियां बांधकर घर खाली कर देती है। रास्ते में वो कई जगह किराए का मकान लेने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि अखबार में उनके परिवार की बदनामी पूरे शहर में हो चुकी थी, इसीलिए कोई भी उन्हें घर देने के लिए तैयार नहीं होता और थक हार कर सभी जंगल में पनाह लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बहू, क्या तुम सच में अभी भी अपने फैसले पर टिकी हो? इतनी ठंड हो रही है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। चलते चलते हमारी चप्पल भी टूट गई है। माँ जी, आपको तो हमें समझना चाहिए। आप खुद ही ऐसी नादानी भरी बातें कर रही हैं। अब हम सब जहर खाकर मर तो नहीं सकते। अपने घर के मर्दों के बिना जीना तो हमें ही पड़ेगा। जी हाँ माँ जी, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप चिंता मत करिए, अब हम कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगा ही लेंगे। लेकिन भाभी, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। ऊपर से इतना घना जंगल और रात का अंधेरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं किसी जंगली जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो? चिंता मत करो रिया और सुहाना, हम सब एक साथ हैं और एकता में बहुत ताकत होती है। हमें कुछ नहीं होगा। आगे चलकर हम अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। लेकिन झोपड़ी बनाएंगे कैसे? आगे तो इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। माँ जी, मैं घर से निकलते वक्त अपने साथ एक टॉर्च लेकर आई थी। इसी टॉर्च की रोशनी में हम आगे का रास्ता देख लेंगे और जहाँ हमें सुरक्षित लगेगा वही अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। अरे वाह सिया, ये तो तुमने बहुत समझदारी दिखाई। इसके बाद सभी बहुएं अपनी सास के साथ आगे बढ़ती हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें जंगल के बीच एक खुली सी जगह दिखाई देती है, जिसके पास ही एक नदी बह रही होती है। जगह देखकर उन्हें कुछ तसल्ली होती है। हम यही झोपड़ी बनाएंगे, ये जगह सुरक्षित भी लग रही है। लेकिन झोपड़ी बनाने के लिए तो हमें काफी सारा सामान चाहिए होगा, और इतनी रात में हम सामान कहाँ से लाएंगे? झोपड़ी हम कल सुबह बनाएंगे, रात तो हमें यहीं जंगल के बीच ही काटनी होगी। इतने अंधेरे और कड़ाके की ठंड में तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। रिया, तुम टॉर्च पकड़कर यहीं बैठो, तब तक मैं 2 पत्थर ढूंढ कर लाती हूँ। और सुहाना, तुम थोड़ा सा सूखा पत्ता और पेड़ों की लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो। हाँ, इन्हीं से हम बॉनफायर जला सकते हैं। याद है जब हम पांचों अपने पतियों के साथ शिमला गए थे, तब भी तो ऐसे ही बॉनफायर जलाई थी। आज भी वही करेंगे। इसके बाद तीनों बहुएं अपना सामान सास के पास रख देती हैं
और आग जलाने का इंतजाम करने लगती हैं। थोड़ी ही देर में जंगल के बीचों बीच आग जल उठती है। उसी आग के पास बैठकर एक दूसरे का सहारा बनते हुए वे पूरी रात काट देती हैं। सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही जंगल में उतरी, सबकी नींद खुल गई। बहुओं, एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर हमें इस फैसले पर पछताना पड़े। हम अपना सब कुछ खो चुके हैं, अब मैं तुम लोगों को नहीं खोना चाहती। अरे माँ जी, आप ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रही हैं? हम सब है ना? इस ठंड में आपकी 3 जुगाड़ू बहुओं का इस घने जंगल में भी आराम से गुजारा हो जाएगा। रिया, सुहाना, तुम सब काम पर लग जाओ। माँ जी, आप बच्चों को संभालिए, तब तक हम झोपड़ी बनाने का सामान इकट्ठा करते हैं। लेकिन इस घने जंगल में हमें सामान मिलेगा कैसे? और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि बाजार से कुछ ला सकें। कोई बात नहीं, अब कुछ न कुछ जुगाड़ तो सोचना ही पड़ेगा। एक काम करो, जंगल में बांस ढूंढो। रिया, तुम बांस या किसी पेड़ के मोटे तने ले आओ। सुहाना, जंगल में केले और पाम के पत्ते आराम से मिल जाएंगे, तुम वही पत्ते तोड़कर लाओ। और मैं सूखे पत्ते और सूखी टहनियाँ इकट्ठी करती हूँ। सिया की बात सुनते ही सभी बहुएं अपने अपने काम पर लग जाती हैं। थोड़ी ही देर में बांस, पेड़ों के मोटे तने, पत्तियां और टहनियां इकट्ठी हो जाती हैं। इसके बाद सिया अपनी दोनों देवरानियों के साथ मिलकर घने जंगल के बीच ही दोपहर तक एक झोपड़ी खड़ी कर लेती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने बिना पैसों के इतनी जल्दी ये झोपड़ी तैयार कर ली। माँ जी, अभी झोपड़ी पूरी नहीं बनी है। अभी तो हमने छत पर सिर्फ बोरियां ही बांधी हैं। अभी छत पर केले के पत्तों से एक त्रिपाल बनाकर लगा देंगे, जिससे सर्दी में ओस और बारिश झोपड़ी के अंदर न घुस सके। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि केले के पत्तों पर पानी फिसल जाता है और ये ठंड से भी बचाते हैं। तो क्यों ना हम कुछ और केले के पत्ते ले आएं और उनसे बच्चों के लिए बिछौने भी बना लें। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हो। मैं और प्रीति अभी जाकर कुछ और केले के पत्ते तोड़कर ले आते हैं। अगर तुम लोग जा ही रहे हो तो केले के पेड़ पर पके केले मिल जाएं तो वो भी ले आना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। इसके बाद सभी बहुएं फिर से जुगाड़ के लिए जंगल में बिखर जाती हैं। कुछ ही देर में सिया कुछ जंगली फल और ताजे पत्ते तोड़कर वापस ले आती हैं। उधर रिया और सुहाना कुछ पके हुए केले, कच्चे केले, केले के फूल और ढेर सारे केले के पत्ते लेकर लौट आती हैं। अरे बहू, केले के पत्ते और पके केले तो ठीक है, लेकिन ये कच्चे केले और केले के फूल क्यों ले आई हो? अरे माँ जी, आपको याद नहीं? मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा था जिसमें गांव के लोग कच्चे केले और केले के फूल की सब्जी बनाकर खाते हैं। और रोटियां कैसे बनाएंगे? उसका भी जुगाड़ हो जाएगा। फिलहाल अभी का काम चला लेते हैं। रिया, तुम केले के पत्ते साफ कर लो। सुहाना और माँ जी, आप दोनों मिलकर इन फलों को नदी में धोकर काट लो। तब तक मैं केले के पत्तों से झोपड़ी की छत ढक देती हूँ। सिया की बात सुनते ही रिया, सुहाना और निर्मला देवी केले के पत्तों पर ढेर सारे फल काटकर सजा देती हैं। इसी बीच सिया झोपड़ी की छत को और मजबूत टिकाऊ बना देती है, ताकि बारिश और ठंड दोनों से पूरा बचाव हो सके। वाह बहू, तुमने तो कमाल की जुगाड़ कर ली। चलो, अब सब पहले अपना पेट भर लो, आगे रात का गुजारा भी देखना है। हाँ, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज हम सब झोपड़ी में ही सोएंगे, लेकिन अंदर आग तो जला नहीं सकते, फिर ठंड से बचाव कैसे होगा? चिंता मत कीजिए माँ जी, उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। इसके बाद सभी बहुएं अपनी सास के साथ मिलकर पहले जंगल से मिले फलों से पेट भरती हैं। सब फिर से काम पर लग जाती है। अगर जंगल में घर बसाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। हम तैयार हैं भाभी, आप बताइए हमें क्या करना है? सबसे पहले ठंड से बचाव और पानी का इंतजाम करना जरूरी है। एक काम करो, सब लोग अलग अलग काम पर लग जाते हैं। रिया, तुम ईंटें इकट्ठी करो और सूखे पत्ते और टहनियाँ ढूंढ कर लाओ। मैं नदी से पानी भर कर लाती हूँ। और सुहाना, तुम आसपास से कुछ बड़े बड़े पत्थर ढूंढो। रास्ते में अगर खाने पीने लायक कुछ मिल जाए तो उसे भी उठा लेना। सिया की बात सुनते ही सभी फिर से काम पर लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक तरफ रिया सूखे पत्तों और टहनियों का अच्छा खासा ढेर इकट्ठा कर लेती है। उधर अपने साथ लाई हुई 2 बाल्टियों में सिया नदी से पानी भरकर ले आती है। उतनी देर में सुहाना आसपास से बड़े बड़े पत्थर ढूंढकर लौट आती है। पत्थर इकट्ठा करते समय उसे कुछ सूखे हुए नारियल भी पेड़ के नीचे मिल जाते हैं। देखो भाभी, मुझे क्या मिला। ये सूखे हुए नारियल हैं। इनकी जूट से हम देर तक आग जला सकते हैं। इनके अंदर की गिरी से दूध निकालकर बच्चों को पिला देंगे।
और ऊपर के खोल से मैं बर्तन भी बना दूंगी, क्योंकि खाना खाने के लिए हमें बर्तनों की जरूरत तो पड़ेगी ही। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है। चलो पहले आग जलाने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि अंधेरा और ठंड दोनों ही बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद रिया 2 पत्थरों को आपस में घिसकर आग पैदा करती है और उसके द्वारा बनाया गया चूल्हा हीटर के तरह भी काम करता है। हम अपने घर पर जिस तरह हीटर में बैठते थे, ये बिल्कुल उसी का काम करेगा। इससे ना तो आग जंगल में फैलेगी और ना ही झोपड़ी को कोई नुकसान होगा, और पूरी रात हम और बच्चे गर्म रहेंगे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, मेरा डर भी बढ़ता जा रहा है। इतना घना जंगल है, कहीं कोई जानवर आ गया तो? ये डर मुझे भी लग रहा है। इतने घने जंगल में शेर, चीते, गीदड़, लोमड़ी, भेड़िए होना कोई बड़ी बात नहीं है। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। देखा आप लोगों ने, हम लोग जंगल में कैसे रहेंगे? हमारी झोपड़ी के चारों तरफ इतने घने पेड़ हैं कि कोई भी जानवर कभी भी हमला कर सकता है। अरे तुम लोग इतनी चिंता क्यों करते हो? तो ये मोटी मोटी टहनियाँ आखिर क्यों मंगवाई हैं? सिया टहनियों की मदद से मशाले बना लेती है। देखो, अब अगर कोई भी जंगली जानवर आएगा तो हम इस मशाल से उसे भगा देंगे। हाँ, ये तो सही है, लेकिन भाभी खाने का क्या करें? रात हो रही है और भूख भी लग रही है। हम थोड़ा बहुत राशन तो लेकर आए हैं, लेकिन उसे कैसे पकाएं? ना तो पकाने के लिए बर्तन हैं और ना ही खाने के लिए। क्यों ना आज काम चलाने के लिए हम सूप बना लें। नमक और मिर्च हम राशन के साथ थोड़ा लेकर आए हैं। सुबह हमने जो कंदमूल फल काटे थे, उनमें से 1-2 भी बाकी हैं। फिर तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। नदी से पानी भरकर मैं बाल्टी लेकर आई हूँ। उसी बाल्टी में हम सूप बना लेंगे। आज उसी में खा लेंगे, बाकी इंतजाम कल करेंगे। ये कहकर तीनों बहुएं मिलकर जल्दी से आग पर सूप बना लेती हैं। लेकिन तभी जब सूप उबल ही रहा होता है, जंगल की गहराई से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। भाभी, अगर ये भालू पास आ गया तो हम सबको खा जाएगा। माँ जी, आप बच्चे लेकर झोपड़ी के अंदर चली जाइए। रिया, सुहाना, तुम तीनों एक एक मशाल पकड़ो और झोपड़ी के चारों तरफ खड़ी हो जाओ। निर्मला देवी बच्चों को लेकर झोपड़ी के अंदर बैठ जाती हैं। बाहर सभी बहुएं मशाले थामे पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी हो जाती हैं। जंगल से भालू के कदमों की आहट और तेज होने लगती है। सबकी सांसें अटकने लगती हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी अचानक अंधेरे में भालू की चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। भाभी देखो, कितनी खतरनाक आंखें हैं। अगर इसने हमला कर दिया तो किसी को नहीं छोड़ेगा। रिया, बिल्कुल भी डरना नहीं है। हमारे पास आग है और जंगली जानवर आग से डरते हैं। हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस डराकर दूर भगा देंगे। सिया अपनी देवरानियों को हिम्मत बधा ही रही होती है कि तभी भालू जोर से गुर्राता है। तीनों एक साथ अपनी अपनी मशाल आगे बढ़ा देती हैं। आग की तेज लपटें देखकर भालू के कदम रुक जाते हैं और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। कुछ ही पलों में तीनों उसे डराकर वहां से भगा देती हैं। अगर रात में जब हम सो रहे होंगे तब कोई जानवर आ गया तो? तब हम तीनों बारी बारी से पहरा देंगे। 2-2 घंटे सब जागेंगे। जैसे ही किसी को जरा सा भी खतरा महसूस हो, तुरंत सबको जगा देना। इसी तरह रात भर एक एक करके सभी देवरानियां पहरा देती हैं। डर, ठंड और थकान के बीच जैसे तैसे वो रात भी जंगल में कट जाती है। अगली सुबह हम जो राशन लेकर आए थे वो अब खत्म होने वाला है। हर समय कंदमूल पर भी तो नहीं रह सकते। हमें काम के लिए बाहर जाना ही होगा। लेकिन अगर लोगों ने हमें काम नहीं दिया तो? हमारे चेहरे तो सब पहचानते हैं। कोई हमें अपने घर के अंदर तक घुसने नहीं देगा। एक काम करते हैं, एक बहू माँ जी के पास रुकेगी, बाकी 2 काम ढूंढने जाएंगे। सही तरकीब है। रश्मि और माही एक साथ जाओ और कुछ काम ढूंढो। सिया की बात सुनकर दोनों बहुएं शहर की तरफ जाती हैं और पूरा दिन घूमने के बाद भी कोई अपने घर में या दुकान में कोई भी काम करने के लिए उन्हें नहीं देता। दोनों बहुएं थक हार कर जंगल वापस आ जाती है और रात के समय हम लोगों को किसी ने भी काम नहीं दिया, लेकिन गुजारा करने के लिए पैसे चाहिए। कैसे होगा आगे का गुजारा? तो क्या हुआ अगर लोगों ने हमें काम नहीं दिया? हम लोग अपना खुद का व्यापार करेंगे। क्यों न हम जंगल से नारियल और कुछ फल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचें। हाँ, ये सही रहेगा। हमारे फल प्राकृतिक रूप से पके हुए हैं, तो इसके बिक्री भी ज्यादा होगी। धीरे धीरे रात होने लगती है और डरावनी आवाज और बढ़ने लगती है। सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह
तो चले सब लोग अपनी दुकान लगाने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। चारों मिलकर शहर जाती हैं और शहर में नारियल और केले बेचने की कोशिश करती हैं। उनका सारा सामान बिक जाता है और उनके पास काफी सारे पैसे भी हो जाते हैं। शाम को वो सभी खुशी खुशी जंगल लौटते हैं। तो क्यों ना कल से हर रोज हम यही करें। लेकिन अगर सुबह सामान बेचने जाना है तो शाम को ही जंगल से फल तोड़ने होंगे। अब तीनों बहुएं रात भर बैठकर जंगल से फल तोड़ती हैं और अगले दिन बाजार में जाकर बेचती हैं। इसी तरह तीनों बहुएं घने जंगल में जुगाड़ से रहने लग गई थी। एक रात सभी मिलकर बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी आज तो ठंड बहुत है और घने जंगल में से डरावनी आवाजें सी भी आ रही हैं। ओ, आज जानवरों की नहीं, इंसानों की आवाज आ रही है। कहीं फिर से चंदन की तस्करी करने वाले लोग तो नहीं आ गए। चलो चलकर देखते हैं। जुगाड़ू बहुएं मशाल लेकर जंगल जाती हैं और चंदन के पेड़ काटने वाले लोगों को पकड़ लेती हैं। लेकिन इस बार तीनों मिलकर उन्हें सबक सिखाती हैं। अरे तुम लोग यहाँ फिर से आ गए, यहाँ से चली जाओ वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। अगर तुम लोग अच्छे इंसान होते तो चंदन की तस्करी करने का गैर कानूनी काम नहीं करते। चोर कही के। सिया जब उन तस्करी वालों को सुना रही होती है, इतनी देर में रिया मोटी लकड़ी से एक के सिर पर जोर से वार करती है। तीनों मिलकर उन आदमियों को मार मार कर अधमरा कर देती हैं और अपनी झोपड़ी के पास पेड़ से बांध देती है। अगली सुबह मैं और रिया शहर जाकर पुलिस को बुलाकर लेकर आते हैं। तब तक तुम लोग ध्यान रखना कि ये लोग किसी तरह की होशियारी ना दिखाएं। रिया पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को तस्करों के बारे में बताती है। पुलिस फोर्स के साथ जंगल में तस्करियों को पकड़ लेती है। माँ जी, ठंड में गुजारा करने वाली तीनों जुगाड़ू बहू ने आज बहुत बड़ा कमाल करके दिखाया है। चंदन की तस्करी करने वाले लोगों को हम इतने सालों से ढूंढ रहे थे, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। आपकी बहू की वजह से आज ये पकड़ में आए हैं। ये लोग सरकार के अपराधी हैं। आपकी बहू को इसके बदले में सम्मान और सरकार से पुरस्कार मिलेगा। लेकिन हमें सम्मान और पुरस्कार से ज्यादा अपने बेटों की रिहाई चाहिए, जिन्हें नकली दवाइयों के झूठे अपराध में आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे पतियों को विदेशी व्यापारियों ने नकली दवाइयों का कारोबार करके गुनहगार साबित कर दिया। आप हमारे पतियों को छुड़वाने में हमारी मदद करवा दीजिए। आप लोग चिंता मत करिए, हम इस मुद्दे की गहराई से जांच करेंगे। पुलिस तस्करियों को अपने साथ ले जाती है और गहराई से जांच करने के बाद जुगाड़ू बहू के पति बेगुनाह साबित होते हैं। हम कमला जी की तीनों जुगाड़ू बहुओं का सम्मान करते हैं और उन्हें इनाम के तौर पर 2 करोड़ देते हैं और उनके पतियों को रिहा करते हैं। ठंड में 5 जुगाड़ू बहू का घने जंगल में गुजारा करना आसान है, ये मेरी बहुओं ने साबित कर दिया। शाबाश मेरी बहुओं। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं ने ठंड में जंगल में केवल गुजारा ही नहीं किया, बल्कि अपने पतियों को बेगुनाह भी साबित किया और अब उन्हें अपना घर और व्यापार सब कुछ मिल चुका है।